हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैसूर के उत्थान के बारे में और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उत्पत्ति कैसे होती है मैसूर की और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध मुख्य रूप से 4 हुए थे, जिसमें से एक को हम आज देख लेंगे और मैसूर का उत्थान देख लेंगे, और जो 3 बचते हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं, मैसूर का उत्थान कैसे हुआ इसको देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पीपीटी के फॉर्म में ये नोट्स बना के लाया हूँ, तो आप मेरी बातों को सुनिएगा, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिडिवल पीरियड में आप देखेंगे तो 2 साम्राज्य थे, एक था विजयनगर साम्राज्य और एक था बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य मुख्य रूप से थे, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य आगे चल के 5 छोटे छोटे क्षेत्रों में टूट जाता है, जिसमें से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये जो 5 क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से थे। इन 5 क्षेत्रों में बहमनी साम्राज्य टूट जाता है। विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1326 ईस्वी में किया था। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो, और इसमें से ये जो फर्स्ट 4th हैं, मतलब ये जो पहले के 4 हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों क्षेत्र आपस में मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध होने के पश्चात विजयनगर साम्राज्य इसमें हार जाता है और विजयनगर साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप उसी में से एक राज्य निकलता है जिसको हम मैसूर के नाम से जानते हैं। अर्थात विजयनगर साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप मैसूर राज्य का उत्थान होता है। मैं एक मैप बना के लाया हुआ हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप मैसूर पाएंगे। ठीक है, उस समय अर्थात तत्कालीन जो भौगोलिक स्थिति थी भारत की, मैं उसको आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे देखिए, मैसूर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे मराठा है, जो कि पेशवा का यहाँ पे शासन था। इसके यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे निजाम का क्षेत्र था, यहाँ पे कर्नाटक का क्षेत्र था, और ये मद्रास है, यहाँ पे मुंबई है, और आप यहाँ पे जानते हैं बंगाल, जहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था और अंग्रेज यहाँ पे इस समय शासन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र, यहाँ पे सारा पहाड़ी एरिया है। ये एक तरह से उत्तरी भारत अर्थात ये, और दक्षिणी भारत अर्थात ये, इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक सीमा का काम करता है विंध्य क्षेत्र। तो उस समय की भौगोलिक स्थिति जो है भारत की ये थी, मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे त्रावणकोर देखेंगे और कोचीन देखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। ये तो हो गया मैसूर की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आइए बात करते हैं मैसूर के उत्थान के बारे में। मैसूर का उत्थान, अगर हम मैसूर की बात करें तो आप इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन 2 लोगों का नाम मुख्य रूप से आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में इन दोनों पर्सनालिटी का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो इस वीडियो में हम हैदर अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, अगले वीडियो में हम टीपू सुल्तान के भी बारे में जानेंगे। तो हैदर अली, जिसका जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था, और ये स्टार्टिंग में एक घुड़सवार था, और धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता और अनुभव की वजह से ये राजा बन गया मैसूर का, और वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित किया। ये कैसे हुआ, आप यहाँ पे देखिए। मैसूर जो कि वाडियार वंश, वाडियार या फिर आडियार, ये दोनों नाम आता है, वाडियार या आडियार। तो वाडियार का राजा चिक्का कृष्णराज ने मैसूर की स्थापना की 1731 में। अब जब 1731 में इसकी स्थापना हुई तो इसके 2 मुख्य व्यक्ति थे इसके दरबार में, जिसमें एक था देवराज और दूसरा था नंदराज। अभी मैं हैदर अली के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हैदर अली के बारे में अभी मैं बात करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ वाडियार वंश का जो संस्थापक था चिक्का कृष्णराज, वाडियार वंश का जो राजा था चिक्का कृष्णराज, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके दरबार में 2 लोग थे, एक देवराज और नंदराज, ये दोनों भाई थे। ये मुख्य सेनापति था और ये राजस्व मंत्री था। ठीक है, तो इन दोनों के नेतृत्व में ही पूरा देख रेख होता था पूरे साम्राज्य का। किस साम्राज्य का? वाडियार वंश का जो क्षेत्र था ये मैसूर, वहाँ पे। लेकिन जब देवराज ये जो था, इसके सेना में, देवराज की सेना में आप देखेंगे तो हैदर अली एक घुड़सवार था देवराज की सेना में। धीरे धीरे हैदर अली ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और देखते ही देखते वह
1755 तक डिंडीगुल का वो एक सूबेदार बना दिया गया। तो आप देखेंगे अपनी कुशलता के दम पे 1755 तक वो डिंडीगुल का एक मुख्य सूबेदार और वहाँ का एक तरह से शासक बन जाता है। डिंडीगुल का उसको क्षेत्र दे दिया जाता है। अंततः देखेंगे तो 1761 तक आते आते वह अपने आप को मैसूर का वास्तविक शासन घोषित कर लेता है। 1761 तक आप देखिए ये स्थिति 1731 की है जब ये दोनों लोग यहाँ पे शासन चला रहे हैं, लेकिन 30 साल बाद 1761 तक वो अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है हैदर अली और मैसूर का वास्तविक शासन बन बैठता है। ठीक है, वो अपने आसपास के माहौल को देखता है, निज़ाम को, मराठों को और ये जो यूरोपीय कंपनी आते हैं सब उनके बारे में भी देखता है और उसको ये महसूस होता है कि इन लोगों से निपटने के लिए हमको भी यूरोपीय शक्ति से प्रशिक्षित एक सेना चाहिए और उसके अनुसार हथियार चाहिए, शस्त्र चाहिए। उसी की वजह से आप देखते हैं तो डिंडीगुल में वो शस्त्रागार की स्थापना करवाता है फ्रांसीसियों की सहायता से। फ्रांसीसियों की सहायता से क्यों करवाता है? क्योंकि इसको जो है फ्रांसीसियों की सहायता ये इसलिए लेता है क्योंकि फ्रांसीसी यूरोपीय थे और यूरोपीय तर्ज पे ये अपना शस्त्रागार का निर्माण करवाना चाहता है। यूरोपीय टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों की जैसे जैसे अन्य यूरोपीय शक्ति यूज कर रहे थे हथियार, वैसे ये भी चाहता है कि यूरोपीय जब हमारे हथियार को बनाएंगे तो वो हम लोगों को यूरोपियों से या फिर किसी भी शक्ति से युद्ध करने में आसानी होगी और ये हम लोगों का ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की सहायता से ये डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना करवाता है। आप देखेंगे जब पेशवा माधवराव 1772 ईस्वी में जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हैदर अली को एक मौका मिल जाता है, जो कि चूँकि अब मैंने आपको भौगोलिक स्थिति उस समय दिखाई कि मैसूर के जस्ट ऊपर आप पाएंगे क्षेत्र मराठों का जहाँ पे पेशवा थे, उस पेशवा में एक पेशवा आते हैं माधवराव। तो वो जो हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बहुत वीर योद्धा थे। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1772 ईस्वी में तो हैदर अली को एक मौका मिल जाता है अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और आप देखेंगे 74 से 76 तक वो बहुत अधिक क्षेत्र विस्तार करता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बारे में जानकारी दी किसके, हैदर अली के बारे में। ये आपको जानकारी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। अगले वीडियो में हम टीपू सुल्तान अर्थात इसी के पुत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो है मैसूर का उत्थान। तो मैंने आपको मैसूर की उत्पत्ति और उत्थान के बारे में बता दिया, कैसे ऊपर उठा। तो ये हैदर अली मुख्य कारण रहा मैसूर को ऊपर उठाने में, उसको विस्तारित करने में। अब हम देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। अब आइए एक नज़र हम पुनः उस समय की भौगोलिक स्थिति पर डालते हैं। तो आप पाएंगे कि मराठा यहाँ पे हैं, निज़ाम यहाँ पे हैं और अंग्रेज़ यहाँ पे बंगाल में, यहाँ पे बॉम्बे में अर्थात बम्बई में और यहाँ मद्रास में, ये तीनों जगह अंग्रेज़ हैं। तो निज़ाम, मराठे और अंग्रेज़, मुख्य रूप से अंग्रेज़, ये तीन लोग मिलके एक त्रिगुटीय एक योजना बनाते हैं। उस योजना का जो मुख्य रहता है, जो लीडरशिप करता है, वो अंग्रेज़ रहते हैं। अंग्रेज़ क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये जो एरिया है मैसूर के जो पश्चिम का एरिया है वो मालाबार तट कहलाता है और मालाबार तट में मसाले अत्यधिक पैदा किए जाते हैं, मसाले। और आप देखेंगे तो ये समुद्र का जो किनारा है इधर से, तो इधर से व्यापार करना बहुत ही आसानी रहती है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट समुद्र है, समुद्र से यूरोप में आप जाके व्यापार कर सकते हैं। और मैसूर अर्थात हैदर अली धीरे धीरे अपना उत्थान कर रहा था, ऊपर उठ रहा था। तो इसकी वजह से भी अंग्रेज चिंतित थे, अर्थात अंग्रेज़ों के कई कारण थे इधर युद्ध करने का। कौन कौन सा? सबसे पहला तो कारण मसालों के लिए, दूसरा व्यापार के लिए और तीसरा जो कारण था वो हैदर अली को दबाने के लिए। तो अंग्रेज जो है लीडरशिप करते हैं निज़ाम और मराठों का। अब निज़ाम और मराठे क्यों साथ आएंगे अंग्रेज़ के? तो चूँकि पहले से ही मराठे, निज़ाम और ये मैसूर, ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे सब। क्यों? क्योंकि ये जो दक्षिण का क्षेत्र था, ये जो दक्षिण का क्षेत्र था पूरा, उस क्षेत्र में ये तीनों आपस में लड़ के अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। कभी निज़ाम मैसूर को हरा के अपना क्षेत्र विस्तार करता, तो कभी मराठे निज़ाम को हरा के अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं और कभी मराठे मैसूर को हरा के अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। इसी तरह आपस में युद्ध चलता रहता था और इसी का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने उठाया। आप जानते होंगे, बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा लेता है। तो अंग्रेज यहाँ पे बंदर हैं और ये सारे बिल्लियाँ हैं, ये आप समझिए। तो होता क्या है मुख्य रूप से, आइए अब देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध। मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दिया कि यहाँ पे हैं
मैसूर और ये मराठे, निजाम और अंग्रेज, ये तीनों जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में एक साथ हो जाते हैं। अंग्रेज, मराठा और निजाम, और हैदर अली पर ये आक्रमण करने की सोचने लगते हैं, क्योंकि जब हैदर अली पे कब्जा हो जाएगा, मतलब हैदर अली को जब ये हरा देंगे, मैसूर पे कब्जा हो जाएगा, तो ये जो मालाबार तट है वो अंग्रेजों के क्षेत्र प्रभुत्व में आ जाएगा, उनके प्रभाव में आ जाएगा मालाबार तट। और इससे निजाम और मराठों को क्या लाभ होता? चूँकि मराठा आप जानते हैं कि 1761 में ही ये पानीपत का तृतीय युद्ध हारे थे। इनको धन की आवश्यकता थी, मराठों को धन की आवश्यकता थी, और निजाम जो है ये इनको कुछ क्षेत्र चाहिए थे, मतलब अपना क्षेत्र ये विस्तार करना चाहते थे। तो ये भी जो है अंग्रेज़ों की मदद की में उसके साथ मिल गए। चूँकि अंग्रेज़ों ने उनको लालच दिया कि मराठों को वे धन देंगे और जो निजाम होंगे उनको वो क्षेत्र देंगे। ये आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो पीरियड है होने का, कब हुआ था तो यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ मैं, 1767 से 1769 तक, ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 1767 से 69 अर्थात 69, 2 साल ये युद्ध चला। अंग्रेज, मराठा और निजाम यहाँ पे एक साथ हो गए थे हैदर अली को हराने के लिए, पराजित करने के लिए। लेकिन हैदर अली जो कि एक निरक्षर इंसान था, अपने कार्यकुशलता के दम पे मैसूर को खड़ा किया था। वो बहुत ही चतुर और चालाक था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था। तो आप देखेंगे इसने दाव को पलट दिया, और दाव पलटने की स्थिति में क्या होता है, जो हैदर अली होता है वो मराठों और निजाम इन दोनों के पास जाता है और कहता है यार हम तो पड़ोसी हैं, और पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, बाहरी तो कोई आके मदद करेगा नहीं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमसे बोलिए, हम मदद करने के लिए हैं ही। तो ये हैदर अली मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। मराठों की आवश्यकता थी धन की और निजाम को आवश्यकता थी क्षेत्र की। तो ये हैदर अली जो रहता है वो दोनों करता है, दोनों काम करता है। मराठों को पैसा देता है और निजामों को कुछ क्षेत्र देने का वादा करता है और कुछ क्षेत्र उन लोगों को देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कहता है कि अगर हम युद्ध जीते जाएंगे अंग्रेजों से तो मैं आपको क्षेत्र दूंगा, आप हमारा साथ दीजिए। तो यहाँ पे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए राजी हो जाते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध में कौन, मराठा और निजाम। अब ये तीनों एक गुट बन गए। दाव पलटने की स्थिति में हैदर अली, मराठा और निजाम ये एक त्रिगुट बन गए, और अंग्रेज अब अकेले हो गए, अकेले पड़ गए। अब ये युद्ध जो है होता है 1767 ईस्वी में, और यही जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैसूर अर्थात जो हैदर अली रहता है वो प्रारंभ में कर्नाटक की तरफ वार करता है। ठीक है, चूँकि कर्नाटक में भी आपने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है, तो कर्नाटक की तरफ जो है यहाँ पे आक्रमण होता है, यहाँ पे अंग्रेजी सेना रहती है। प्रारंभ में आप देखेंगे हैदर अली हारता जाता है। ठीक है, मतलब एक युद्ध में बहुत सारी झड़पें होती हैं, तो उस झड़पों में सबसे पहली बार जो देखा जाता है तो हैदर अली उसमें हार जाता है। ठीक है, इससे जो निजाम रहते हैं, ये निजाम जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने की स्थिति में वह पुनः अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं। क्या होता है, ये भयभीत हो जाते हैं और ये पुनः जाके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये केवल मराठा और हैदर अली बचता है। लेकिन फिर भी हैदर अली अपनी कार्यकुशलता और अपनी सेना के दम पे क्या करता है, कर्नाटक में अपने सेनाओं के दम पे वो आरकाट, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी आरकाट, उस पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद जो हैदर अली की सेना रहती है उनके अंदर उत्साह भर जाता है, और उसके बाद हैदर अली पुनः मद्रास की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब मद्रास से अंग्रेजों का खात्मा कर दिया जाएगा। ठीक है, हैदर अली ने यह ठान ली। अब अंग्रेज जो रहते हैं वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। ये अंग्रेजों के अंदर एक बहुत ही कहें तो उनके अंदर एक गुण था कि वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते थे। अगर उनको लगता था कि सिचुएशन हैंडल करने लायक नहीं है तो वहाँ पे वो सरेंडर बोल देते थे। तो सरेंडर बोल दिए, और उन लोगों ने संधि के लिए हैदर अली से बात की कि हम संधि करना चाहते हैं। अब वही संधि होती है मद्रास की संधि के नाम से, जिसको जाना जाता है 1769 में। और ये मद्रास की संधि जो है 20 साल के लिए होती है, लेकिन ये 10 साल भी नहीं चलता है। आप देखेंगे तुरंत ही 10 साल बाद ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो स्टार्ट हो जाता है। और मद्रास की संधि क्या थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मद्रास की संधि में ये शर्त रखी जाती है कि हैदर अली पर अगर कोई अन्य आक्रमण करता है, कोई अन्य शक्ति अगर आक्रमण करती है तो अंग्रेजों को हैदर अली का साथ देना पड़ेगा। लेकिन आगे आप देखेंगे कि ये उसका उल्लंघन भी करते हैं इस संधि का। तो
इस संधि में यही होता है कि हैदर अली जो है वो चूँकि मजबूत था तो अंग्रेज़ों को इसकी बात मानना ज़रूरी था। अंग्रेज़ मानते थे, इसकी बात मान लिए इस संधि के अनुसार। और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अंग्रेज़ों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हैदर अली ने इनके जीते हुए क्षेत्रों को पुनः इनको वापस कर दिया। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे भारतीय राजाओं की जो मूर्खता थी वो यही थी कि वो हमेशा खुले दिमाग से सोचते थे, खुले दिल से सोचते थे। वो कुछ भी जो है वो दया में कर देते थे, दया दिखाते थे। लेकिन अगर क्या यही स्थिति अंग्रेज हैदर अली को हराए होते तो क्या वो ऐसा करते हैं? क्या वो क्षेत्र दे देते हैं? क्या वो संधि करने के लिए राजी होते हैं? आपने पहले देखा बक्सर के युद्ध में कैसे उन लोगों ने उस पर कब्जा किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही हैदर अली गलती करता है कि वो उन लोगों को संधि के लिए उनसे संधि के लिए मान जाता है और उनके क्षेत्र को वापस कर देता है। तो आप देखेंगे इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है और मद्रास की संधि के साथ ये जो है ख़त्म होता है ये युद्ध, और अंग्रेज़ों को उनका जो है क्षेत्र भी लौटा दिया जाता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध था। और चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।